नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर फेस्ट दोस्तों, जिसके अंदर हमारा विषय चल रहा था इतिहास के अंदर हमने क्लास 1 नंबर के अंदर सभ्यताएं, क्लास 2 और 3 के अंदर दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, क्लास नंबर 4 के अंदर हमने अजमेर के चौहान है ये देख लिए थे। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 5, जिसके अंदर हम मित्रों देखने वाले हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक 3 है, दिल्ली के साथ जो संपर्क है उनके अंतर्गत रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर। तो दिल्ली के साथ संपर्क है रणथंभौर। आज का हम जो देखेंगे वो रणथंभौर के बारे में देखेंगे कि रणथंभौर और दिल्ली के मध्य कहां पर समझौता हुआ, कहां पर युद्ध हुए, इनके बारे में दोस्तों। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। इसी प्रकार से फेस्ट पेपर पूरा का पूरा आपको यहां पर करवाया जाएगा दोस्तों। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इन नोट्सों को लिख भी सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ के द्वारा भी आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको सभी जो चैप्टर यहां पर पढ़ाऊंगा उसी वीडियो यहां पर रहेगा, उसकी पीडीएफ वहां पर उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइए सभी साथी। एक बार रणथंभौर में हम बात करते हैं सबसे पहले गोविंदराज की दोस्तों। जो रणथंभौर है उसके अंदर हम शुरू करेंगे गोविंदराज से दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। जब दोस्तों हमने अजमेर का चौहान पढ़े थे तो उसके अंदर मैंने अंत में आपको बताया था दोस्तों रणथंभौर के बारे में जानकारी दी थी कि रणथंभौर के अंदर चौहान शाखा का जो है प्रारंभ किसने किया था, यह स्थापना किसने की थी? गोविंदराज, जो पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? पुत्र था दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे गोविंदराज आया है रणथंभौर के अंदर और 1194 ईस्वी में रणथंभौर के अंदर चौहान राज्य की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने। तो ये क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आज फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखें। गोविंदराज को ही रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है। रणथंभौर के जो चौहान है उनका संस्थापक किसको माना जाता है? गोविंदराज को माना जाता है दोस्तों। यह है गोविंदराज से अगर हम आगे चलते हैं तो मित्रों हमारे आते हैं वलन देव के बारे में देखिए। यह गोविंदराज का पुत्र था, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय जब आपके त्राहिन के युद्ध के अंदर मारा गया तो उसके बाद गोविंदराज है रणथंभौर चला गया और वहां पर राज्य की स्थापना की। और रणथंभौर में गोविंदराज के बाद वहां का शासक बना था वलन देव कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक मुस्लिम राज्य के प्रति वफादार बना रहा। यानी जब तक दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन शासक नहीं बना ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, तब तक तो जो ये वलन देव है ना, ये मुस्लिम राज्य के प्रति क्या था? वफादार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये दोस्तों। इल्तुतमिश के काल में वलन देव ने अवज्ञा कर साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में जो वलन देव है इसने दिल्ली सल्तनत से क्या कर ली थी दोस्तों? अवज्ञा कर ली थी और अपना साम्राज्य है उसको बढ़ाने में यह लग गया था दोस्तों। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। कब किया? 1226 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया है? 1226 ईस्वी में, और रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वलन देव के समय किस दिल्ली के शासक ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और दोस्तों इल्तुतमिश ने जो रणथंभौर दुर्ग है उसको जीत भी लिया था। आगे देखिए दोस्तों, वलन देव जान बचाकर जंगलों में भाग गया। जैसे ही रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार किया इल्तुतमिश ने, तो जो वलन देव है यह अपनी जान बचाकर रणथंभौर दुर्ग से कहां चला गया? जंगलों के अंदर चला गया। वलन देव के बाद आता है दोस्तों प्रहलाद के बारे में आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप पढ़ें। प्रहलाद के बाद में आएगा दोस्तों आपके वीर नारायण। इसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया परंतु वह असफल रहा। वीर नारायण जब रणथंभौर का शासक था तो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था वापस रणथंभौर पे, क्योंकि वीर नारायण ने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था तो वापस आक्रमण किया, लेकिन जो इल्तुतमिश है वो रणथंभौर को नहीं जीत सका दोस्तों। कालांतर में
इल्तुतमिश ने षड्यंत्र कर वीर नारायण को दिल्ली बुलवाकर धोखे से मरवा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है और आया हुआ है कि षड्यंत्र के तहत रणथंभौर के किस शासक को दिल्ली में मरवाया गया दोस्तों? किसको मरवाया गया है? वीर नारायण को। किसने? इल्तुतमिश ने यह षड्यंत्र रचा था दोस्तों। अब वीर नारायण के बाद में रणथंभौर के शासक बनते हैं वाघभट्ट। देखते हैं वाघभट्ट के बारे में दोस्तों। ये वीर नारायण का चाचा है। जैसे ही आपके वीर नारायण है उसको दिल्ली के अंदर मरवा दिया गया, तो उसके बाद में जो हमारा रणथंभौर है उसके शासक कौन बने दोस्तों? उसके शासक बने हैं, वो बने हैं दोस्तों आपके वाघभट्ट। वाघभट्ट है कौन? वीर नारायण का चाचा है। वीर नारायण की मृत्यु का समाचार सुनते ही वाघभट्ट मुसलमानों के चंगुल से निकलकर मालवा चला गया और मालवा में ही अपने लिए एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। जैसे ही वाघभट्ट को यह सूचना मिली ना कि वीर नारायण को मार दिया गया है, तो ये पहले क्या था? मुसलमानों के कब्जे में था। तो वहां से ये निकला और मालवा आ गया। मालवा आकर इसने क्या किया? एक छोटा सा राज्य वहां पर अपना बना लिया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद पुनः रणथंभौर पर अधिकार किया। जैसे ही 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की इल्तुतमिश है इसकी मृत्यु होती है, उसके तुरंत बाद वाघभट्ट ने रणथंभौर पे वापस क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे वाघभट्ट के समय रणथंभौर पर रजिया सुल्तान ने घेरा डलवाया या डेरा डलवाया। वाघभट्ट जब शासक था 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। मृत्यु होते ही रजिया सुल्तान है ना, वो शासक बनी थी वहां की 1236 से 1240 तक। तो इस समय क्या किया गया कि रजिया सुल्तान ने रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए डेरा डलवाया। लेकिन तुर्क सेनापति कौन था रजिया सुल्तान का? ये भी देखना, सेनापति था मलिक कुतुबुद्दीन हसन दोस्तों। ये असफल रहा। इसने घेरा तो डलवाया रणथंभौर के चारों ओर, लेकिन ये रणथंभौर को जीत नहीं सका दोस्तों। आगे है मिन्हाजुद्दीन सिराज ने वाघभट्ट को भारत का महान राजा बताया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इंपॉर्टेंट कि वाघभट्ट को भारत का महान शासक किसने बताया है? किसने बताया है? मिन्हाजुद्दीन ने दोस्तों, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। रजिया सुल्तान है ये दिल्ली की शासकिया बनी थी 1236 से लेकर 1240 तक दोस्तों। अब दोस्तों वाघभट्ट के बाद में बात करें रणथंभौर की, तो वाघभट्ट के पुत्र बनते हैं वहां के शासक जिनका नाम है जयसिम्हा या जेतर सिंह। ज्यादातर आपको जेतर सिंह देखने को मिलता है, जयसिम्हा इनका नाम है दोस्तों। ये वाघभट्ट का पुत्र था। किसका? वाघभट्ट का। 1253 ईस्वी में बलबन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। 1253 ये क्वेश्चन आया हुआ है, बलबन ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया दोस्तों? कब किया था? 1253 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये ध्यान रखना इसका। जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही सबसे योग्य छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब जेतर सिंह शासक बने हुए थे उसी समय उन्होंने सबसे योग्य उनका पुत्र था हमीर देव, उसको अपना उत्तराधिकारी वहां पर नियुक्त कर दिया, यानी रणथंभौर का राजा उसको बना दिया। यह था जेतर सिंह। अब दोस्तों बन गया है हमारा हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में और इंपॉर्टेंट इसी से क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये। हमीर देव है जो 1282 ईस्वी में शासक बना और 1301 ईस्वी तक ये शासक रहा दोस्तों। अब बात यहां पर आती है कि हमीर देव चौहान हम पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? हमीर देव चौहान की जानकारी के स्रोत मिलते हैं दोस्तों, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला है हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी का है। हमीर रासो जोधराज या सारंगधर का है। हमीर हट चंद्रसेन का है। रूप परीक्षा काव्य विद्यापति का है। श्रृंगार हार हमीर खुद का है। खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो का है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का है। तो ये जो स्रोत मिल रहे हैं, ये ग्रंथ मिल रहे हैं दोस्तों, इन ग्रंथों के अनुसार हमीर की जानकारी मिलती है कि इसने कब से कब तक क्या क्या शासन यहां पर किया। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें,
क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे सीधा क्वेश्चन मिलता है कि हमीर महाकाव्य किसका है, हमीर रासो किसका है, हमीर हट किसका है, रूप परीक्षा काव्य किसका है, श्रृंगार हार किसका है, खजाइन उल फुतू किसका है, तारीख ए फिरोजशाही किसका है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। सिंहासन पर बैठते ही हमीर देव ने साम्राज्य विस्तार के लिए दिग्विजय की नीति अपनाई। जैसे ही हमीर है इसने साम्राज्य संभाला, तो साम्राज्य संभालते ही हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई और साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इस नीति के तहत सर्वप्रथम क्या क्या किया वो देखिए। भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया, यानी हमीर ने सबसे पहले जो भीमरस का राजा था अर्जुन, इसको क्या किया, पराजित किया। और पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूला। जो मांडलगढ़ रियासत थी उस समय, वहां से हमीर है इसने क्या करना शुरू कर दिया, कर वसूलना शुरू कर दिया। परमार राजा भोज को पराजित किया, परमार राजा भोज इसको पराजित किया और मेवाड़ के राजा समर सिंह को पराजित किया। तो दोस्तों जो दिग्विजय की नीति है इसके अंतर्गत हमीर ने किन किन राजाओं को पराजित किया है, भीमरस के राजा अर्जुन को, परमार राजा भोज को, मेवाड़ के राजा समर सिंह को, इनको पराजित किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दोस्तों। हमीर देव ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 में विजय रहा। 17 में से 16 युद्ध है वो हमीर ने जीते हैं दोस्तों। कितने, 16 युद्ध। 17वें तथा अंतिम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हमीर देव ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े, 17 युद्ध। 17 में से जीते कितने, 16। और जो अंतिम युद्ध था ना 17वां युद्ध, इसके अंदर यह क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हो गया दोस्तों। दिग्विजय की नीति के पश्चात हमीर देव चौहान ने रणथंभौर में कोठीयजन यज्ञ का आयोजन किया, जिसका पुरोहित कौन था, विश्वरूपम था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिग्विजय की नीति के बाद हमीर ने क्या किया था, कोठीजन यज्ञ किया था। और जो कोठीजन यज्ञ किया था इसका पुरोहित कौन था, विश्वरूपम था। यह क्वेश्चन बन सकता है सीधा दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर, याद रखना इसको। आगे देखते हैं, हमीर देव और दिल्ली सल्तनत। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत हमें पढ़ना है, वो यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हमीर देव चौहान व दिल्ली सल्तनत। हमीर देव चौहान के समय दिल्ली के 2 शासक बने। पहला था जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली का शासक रहा। तो ये 2 है जो हमीर देव के समय दिल्ली के शासक बने थे दोस्तों। अब इन दोनों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य 1291 ईस्वी में जेके जलालुद्दीन खिलजी, जेके सीधा लिखा हुआ है दोस्तों, तो जलालुद्दीन खिलजी होगा, ने रणथंभौर विजय के लिए अभियान चालू किया। कब किया है, 1291 में। 1291 में रणथंभौर को जीतने के लिए अभियान शुरू किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। अब यहां से देखिए, जाइन है ये दोस्तों, जाइन में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया और जाइन के किले पर जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जाइन के अंदर हमीर देव और जलालुद्दीन के मध्य पहला युद्ध होता है जाइन के अंदर, जहां पर दोस्तों दोनों युद्ध होता है जाइन के अंदर। वहां पर हमीर का सेनापति था, वो था गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी किस युद्ध में मारा गया, जाइन के युद्ध में वो मारा गया। और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो जाइन का किला है या दुर्ग है उस पर अधिकार कर लिया। जाइन को रणथंभौर का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब दोस्तों ये जाइन पे युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप तो समझ में आ गया ना। अगर जाइन का किला जलालुद्दीन ने जीत लिया तो वो क्या कर सकता है, रणथंभौर में प्रवेश कर सकता है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार या प्रवेश किला इसी को कहा जा सकता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का घेरा डाला, यानी रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। जाइन किले को जीतने के बाद रणथंभौर के ओर घेरा डाल दिया।
लंबे समय के संघर्ष के बाद भी जब किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली तो जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा उठाने का निर्णय लिया, जिसका उसके सलाहकार मलिक अहमद चाप ने विरोध किया। तो दोस्तों, हमीर और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ, जाइन पर अधिकार कर लिया। जाइन के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंभौर के चारों ओर घेरा डाल दिया, लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत सका। इसके बाद इसने वहां से घेरा उठाने का निर्णय किया। इस घेरे को उठाने का विरोध किसने किया था, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो जिसका उसके सलाहकार था मलिक अहमद चाप, इसने इस घेरे को वहां से हटाने का विरोध किया था। दोस्तों, रणथंभौर के दुर्ग से घेरा उठाते हुए जेके ने कहा, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि यह कथन किसका है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के भी बराबर नहीं समझता। यह जलालुद्दीन खिलजी का है। और यह कब कहा था, यह उस वक्त कहा था जब रणथंभौर के ओर चारों ओर घेरा डाला हुआ था। उस घेरा को वापस वहां से उठाते वक्त यह बात कही थी। दोस्तों, यह था जलालुद्दीन और हमीर। अब देखते हैं हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, एक के का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है, यह क्यों किया है, इस चीज को आपको नोट करके चलना है। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कारण क्या है इसका। पहला तो हमीर महाकाव्य के अनुसार हम कारण देख लेते हैं। दोस्तों, हमीर महाकाव्य के अनुसार क्या कारण है। इस आक्रमण का कारण हमीर द्वारा मंगोल नेता मोहम्मद शाह व केबरू को शरण देना था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां व नुसरत खां को गुजरात अभियान के लिए भेजा। जालोर के पास लूट के माल के बंटवारे के लेकर शाही सेना व मंगोलों के मध्य विवाद हो गया। मंगोल नेता मोहम्मद शाह व केबरू ने लूट का माल लेकर रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के पास शरण ली। अब दोस्तों, यह चीज मैंने पढ़ दी, लगभग तो आपके समझ में आ गई होगी। पहले समझे, एक बार मैं बता दूं आपको। हमीर महाकाव्य के अनुसार दोस्तों कि जो आक्रमण हुआ 1301 में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने आपके रणथंभौर पे आक्रमण किया, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि दोस्तों कि 1299 के अंदर, 1299 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सेनापति, एक तो था उलूग खां और दूसरा था नुसरत खां, इनको गुजरात अभियान पर भेजा था। और गुजरात अभियान पर जाकर इन्होंने वहां से क्या किया दोस्तों, लूट का माल है, लूट लिया वहां से माल और वापस आ रहे थे। वापस आते समय जालोर के पास बंटवारा क्यों, एक थी आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना और दूसरी थी मंगोलों की सेना। मंगोल भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, तो इनके मध्य हो रहा था वहां पर बंटवारा। लेकिन जब बंटवारा हो रहा था तो मंगोल सेना के नेता कौन थे, मंगोल सेना का मोहम्मद शाह और केबरू थे। इनके जो मंगोल सेना है और शाही सेना है, मतलब उलुग खां नुसरत खां के साथ मोहम्मद शाह और केबरू का क्या हो गया, यहां पर बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। विवाद होने के बाद क्या किया, वहां से जो आपका मोहम्मद शाह है ना, जो मंगोल सेना का है, और केबरू है, इन्होंने जो लूट का माल है वो वहां से हड़प लिया और ये कहां चले गए, रणथंभौर। रणथंभौर का उस समय शासक था हमीर देव चौहान। दोस्तों, इसके पास जाकर इन्होंने शरण ले ली। इस वजह से हाँ, जो मोहम्मद शाह और केबरू है, इनको शरण देने की वजह से तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यह तो बताता है हमीर महाकाव्य दोस्तों, लेकिन और भी एक कारण, वो भी देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से विद्रोहियों को सौंपने की मांग की, जिसे हमीर ने अस्वीकार कर दिया। हाँ, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कहा कि जो मेरे विद्रोही है मोहम्मद शाह और केबरू, इनको मुझे सौंप दो। लेकिन हमीर देव चौहान ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं सौंपूंगा। तो इस वजह से युद्ध किया। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण के आदेश दिए। दोस्तों, पहला कारण तो यह है। दूसरा है दोस्तों हमीर हट के अनुसार। हमीर हट किसका ग्रंथ है दोस्तों, चंद्रसेन का ग्रंथ है। इसके अनुसार क्या है दोस्तों, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति
मंगोल नेता मोहम्मद शाह व एके यानी अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना के मध्य प्रेम हो गया। कौन कौन के मध्य? एक तो दोस्तों जो मंगोल नेता था अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति का मंगोल नेता था मोहम्मद शाह दोस्तों, और दूसरी थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मराठा की बेगम थी चिमना। तो मोहम्मद शाह और चिमना इन दोनों के मध्य क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब दोस्तों यहां से देखिए, दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा, जिसका पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को। तब मोहम्मद शाह ने भागकर हमीर के पास शरण ली। पहला तो वो वहां से विवाद की वजह से लूटा हुआ माल वो बताया गया है, दूसरा हमीरट में यह बताया गया है कि मोहम्मद शाह जो मंगोल नेता था और चिमना जो बेगम थी अलाउद्दीन खिलजी की, मराठा बेगम है या चिमना, तो इन दोनों के मध्य प्रेम, और प्रेम के बाद इन दोनों ने सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी को हम क्या कर देते हैं? मार देते हैं। लेकिन इस षड्यंत्र का अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, और पता चलने के बाद जो मोहम्मद शाह है ये कहां भाग कर आ गया? रणथंबोर, हमीर के पास आ गया दोस्तों। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अलाउद्दीन खिलजी का यह भी माना जाता है। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की मौत का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी है जो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की मौत का बदला हमीर से लेना चाहता था। हमीर ने कर देने से मना कर दिया था। हमीर है रणथंबोर का राजा, इसने आपके अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से मना कर दिया था। ये 5 कारण बताए जाते हैं जिनके माना जाता है कि इनके द्वारा ही जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने रणथंबोर पर आक्रमण करने का प्लान बनाया दोस्तों। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में उलूग खां, अलप खां, नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वापस देखिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं जिससे नीचे की लाइनें आपको समझ में अच्छी तरह आए। देखिए दोस्तों, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां को शाही सेना को रणथंबोर पर आक्रमण के लिए भेजा। शाही सेना ने क्या किया? जाइन, जो जलालुद्दीन खिलजी ने जीता था ना, जलालुद्दीन जो जाइन है के किले पर अधिकार कर लिया। उलूग खां ने जाइन का नाम बदलकर नौशहर रख दिया। अब दोस्तों वहां से 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इतने मैंने कारण पहले आपको बता दिए, इन कारणों के बाद रणथंबोर पर आक्रमण करने की सोची और उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंबोर पर आक्रमण के लिए भेज दिया। शाही सेना ने, जिसको हम रणथंबोर का प्रवेश द्वार कहते हैं, जाइन का किला, जाइन के किले पर अधिकार कर लिया। और जो उलूग खां है ना सेनापति, उलूग खां सेनापति ने जाइन का नाम नया रख दिया, जाइन का नाम बदला और नौशहर इसका नाम कर दिया दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। हमीर इस समय कोटिय जने यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। जो कोटि जने यज्ञ किया था हमीर ने, उसको समाप्त कर दिया था इस समय और मौन व्रत पे था। हमीर क्या था? हमीर देव चौहान क्या था? मौन व्रत धारण कर रखा था। आगे चलिए दोस्तों, हमीर ने अपने 2 अधिकारी, ध्यान से पढ़े, हमीर ने 2 अपने अधिकारी, एक तो था धर्म सिंह, दूसरा था भीम सिंह, को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने शाही सेना को बुरी तरह पराजित किया। क्या किया? हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया है। तो यहां पर 2 जो अधिकारी कौन थे? एक तो था धर्म सिंह और दूसरा था आपका भीम सिंह। समझे दोस्तों? राजपूत सेना का एक भाग जो धर्म सिंह के नेतृत्व में था, लूट का माल लेकर रणथंबोर लौट आया। समझिए, यहां से उलूग खां ने लौटती हुई राजपूत सेना पर पुनः वार किया, जिसमें आपका भीम सिंह मारा गया। यानी धर्म सिंह की 2 सेनाएं बनाई हुई थी आपके अमीर की, एक धर्म सिंह के नेतृत्व में और दूसरी थी भीम सिंह के नेतृत्व में। धर्म सिंह की जो सेना है ना, वो तो क्या है, वहां से जो लूट का माल मिला उसको लूटते हुए वापस रणथंबोर आ गया धर्म सिंह तो। लेकिन दूसरी सेना थी भीम सिंह की, वो जब रणथंबोर की ओर लौट रही थी तो उलूग खां है, इसने वापस भीम सिंह यानी सेना पर आक्रमण किया और भीम सिंह वहां पर क्या हुआ? मारा गया दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद
अलाउद्दीन खिलजी ने वापिस एक विशाल सेना के साथ उलूग खां व नुसरत खां को रणथंबोर पर आक्रमण के लिए भेजा। इतना होने के बाद जो शाही सेना थी वापस दिल्ली चली गई। वहां से फिर वापस वहां से अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना को रणथंबोर पर आक्रमण के लिए भेजा। दोस्तों यहां पर देखिए, रणथंबोर की घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया। जब यह शाही सेना है, इसको शाही सेना रणथंबोर की घेराबंदी कर रही थी, उस समय जो वहां जो शाही सेना का सेनापति था नुसरत खां, वो तो मारा गया। तब यानी अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं एक विशाल सेना के साथ रणथंबोर का घेरा डाला। जैसे ही नुसरत खां वहां पर घेरा डालते हुए, डेरा डालते हुए मारा गया घेराबंदी में, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद आ गया एक शाही सेना यानी बड़ी सेना लेकर वहां पर। यह घेरा काफी समय तक चलता रहा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल व रत्तीपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। ये रणमल और रत्तीपाल है ना, ये आपके रणथंबोर दुर्ग से संबंधित है दोस्तों। ये इनको गुप्त रास्तों के बारे में पता था सब, तो इनको क्या किया, लालच दिया कि अगर मैं जीत गया तो यहां का आपको शासन दे दूंगा, आप रणथंबोर संभालना। ये लालच देकर इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त रास्ते का पता अलाउद्दीन खिलजी को चल गया। रणथंबोर दुर्ग का जो गुप्त रास्ता था वो रणमल और रत्तीपाल ने किसको बता दिया है, अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया है। दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री के अभाव के कारण हमीर ने युद्ध करने का निश्चय किया। तो बहुत दिनों से ये डेरा चल रहा था, चारों ओर घेराबंदी थी। इस वजह से दुर्ग के अंदर क्या हो गया, खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। इस वजह से जो हमीर है उसने युद्ध करने का निश्चय किया। इस युद्ध से पूर्व हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जल जोहर किया 1301 ईस्वी में। तो रणथंबोर का जोहर कौन सा, 1301 ईस्वी में। तो जल जोहर किया, वहां पर उसका नेतृत्व किसने किया था, वो किया था रानी रंगदेवी ने। दोस्तों ध्यान से पढ़िए दोस्तों, आगे केसरियां भी होगा इसके अंदर। आगे चलिए दोस्तों, राजपूत सैनिकों ने हमीर के नेतृत्व में केसरियां किया। इस प्रकार 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर यानी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। कब हुआ है, 1301 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल व रत्तीपाल को मरवा दिया व मंगोल नेता मोहम्मद शाह को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था किसने, रणमल व रत्तीपाल ने, हमीर के साथ विश्वासघात करके, तो इनको भी मरवा दिया। और जो मोहम्मद शाह जिसके वजह से यह आक्रमण हुआ, उसको हाथियों के पैरों के नीचे से कुचलवा दिया। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, इस युद्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। जो ये युद्ध हुआ है ना 1301 ईस्वी का अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य, इस युद्ध के अंदर जो अमीर खुसरो है ना, प्रसिद्ध इतिहासकार, ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, जिसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का क्या किया है, वर्णन या वर्णित किया है। दोस्तों अमीर खुसरो ने रणथंबोर विजय के बाद में क्या कहा, आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हमीर देव के बारे में लिखा है ये चीज, आज कुप्र का जो गढ़ है वो इस्लाम का क्या हो गया है, घर हो गया है। ये बात किसने कही, अमीर खुसरो ने ये बात कही थी। दोस्तों आगे चलिए दोस्तों, इतिहास में हमीर को उसकी जिद या हट के लिए जाना जाता है। जो इतिहास है, इतिहास के अंदर जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमीर जो हट्टी आदमी था यानी जिद्दी आदमी था, इसके लिए इसको जाना चाहता है। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले इकबाल, वीरिया तले तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और हमीर के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान बीजादित्य निवास करते थे। तो ये बीजादित्य प्रसिद्ध विद्वान है, ये कौन किसके दरबार में थे, हमीर के। हमीर ने रणथंबोर में अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए यहां पर कि हमीर ने अपने पिता की याद में या पिता के शासन की याद में कौन सी छतरी का निर्माण करवाया, 32 खंभों की छतरी का।
तो जेतर सिंह ने शासन कितने वर्ष किया था? 32 वर्ष शासन किया था। और जो ये 32 खंभों की छतरी है ये रणथंभौर में स्थित है और इसी छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी दोस्तों। यह है रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास आपको? एक बार कमेंट करके जरूर बता दें सभी साथी। लाइक नहीं किया लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर कर दो दोस्तों। सभी मित्रों के पास पहुंचनी चाहिए ये क्लास दोस्तों, तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करो। कल रात हमारी 9 बजे रहेगी दिल्ली सल्तनत के साथ चित्तौड़ दोस्तों। चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत के बारे में कल हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।